हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंश। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमने लास्ट क्लास मतलब लेक्चर 1 में हमने बैलेंसिंग तक पढ़ा था। बैलेंसिंग क्या होती है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन लेक्चर 2। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन बैलेंसिंग। अगर बैलेंसिंग हम जाने तो क्या होता है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, जब हम किसी भी एटम्स को, जब कोई भी दो रिएक्शन हुआ उसके एटम्स को हम इक्वलाइज करते हैं तो हम उसको बैलेंसिंग करते हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्यों ज़रूरी होता है? ये ज़रूरी होता है ताकि हम मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो हमने पढ़ा था 9th में, को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करना। तो अगर हम अपना पहला एग्जांपल देखें या पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आयरन है। आयरन का रिएक्शन हो रहा है H2O के साथ टू फॉर्म Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। Fe3O4 जो है वो हमारी फेरिक ऑक्साइड है, Fe आयरन है, H2O वाटर, NH2 हाइड्रोजन गैस। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे हम यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड बैलेंस करते हैं। अब एक तरफ लिख लेते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट के एटम्स और यहाँ पे प्रोडक्ट्स के एटम। ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट और ये हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स। अगर देखें रिएक्टेंट में क्या क्या है, Fe आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Fe के कितने एटम्स हैं? सिंगल एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन के सिंगल एटम। इधर देखें तो यहाँ पे Fe भी है, O है एंड हाइड्रोजन है। Fe के 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स। अगर इसको बैलेंस करें, Fe इज़ 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 3 लग जाएगा। O 4 है, यहाँ 2 1 है, O को हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 4, यहाँ पे हम कर देंगे 4। अब जब इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो 4 जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जो 4 है इस हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये 3 हो गए, यहाँ 8 और यहाँ 4। अब अगर हम इधर देखें, ये Fe तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा, 8। नाउ इट्स बैलेंस। अब ये बैलेंस हो गया है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अगर हम आगे और सीखे बैलेंसिंग तो हम देखते हैं इस रिएक्शन को कहा जाता है हेवर्स प्रोसेस। ये क्लास 11 में पढ़ेंगे। इसको हेवर्स प्रोसेस कहा जाता है, जहाँ पे N2 रिएक्ट करता है H2 के साथ टू फॉर्म NH3। अब देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट्स कौन कौन से NH, और प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या क्या है, N और H। यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। अगर हम N को 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो यहाँ 2 आ जाएंगे। यहाँ ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। पर 2 फिर 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 होंगे, पर यहाँ 6 नहीं 2 है, तो यहाँ पे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 लाने के लिए। यहाँ पे 3,
अब ये बैलेंस हो गया। अगर हम अगला रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ये रिएक्शन बहुत बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। ये जो हो रहा है यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रहा है। डीकम्पोजिशन हम आगे पढ़ेंगे। लेड नाइट्रेट है वो टूट रहा है इन PbO लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड ऑक्सीजन में। अब देखिए यहाँ पे एटम्स Pb नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पे 6 है, क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे ये 2 हैं और यहाँ पे 6 हैं। इधर देखें Pb कितना है, सिंगल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, यहाँ पे 1 है सिंगल, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 1 + 2 + 2 इस फॉर्म में है। नाइट्रोजन हमारे सिंगल ये है। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो हमें बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। अब बैलेंस करें तो यहाँ पे ये बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ ×2 करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे भी 2 और यहाँ भी 4। तो यहाँ 2 अगर लगाएंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, ये 2, ये 4 और ये 12। यहाँ पे देखें तो Pb का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, 2 × 4, और ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये 2 का 2 ही रहेगा। और यहाँ 1 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें तो ये कितना हो गया है, 2, ये 12 और 4, ये बैलेंस तीनों। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लो, रट लो या इसको बैलेंस कर लो, करना सीख लो। अगर हम अगले पे देखें, अगला है हमारा कंबशन, इसको हम कहते हैं कंबशन, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का है, जहाँ पे जिसमें H और ऑक्सीजन हो प्रेजेंट हो, वो हाइड्रोकार्बन होता है। ये हम पढ़ते हैं 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। अब ये देखें, ये एक हाइड्रोकार्बन है C4H10। अब इसको जब बैलेंस करेंगे, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है और ऑक्सीजन है, C4 है, H10 है और ऑक्सीजन सिंगल है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे C H और O। C कितना है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 + 1 के फॉर्म में। इधर देखें तो यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कार्बन को बैलेंस करने के लिए ये 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर ये 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 और ये × 5 भी हो रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7।
अगर हम इधर देखें तो ये 7 कैसे बना सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई बाय करके 7 से, देन डिवाइड बाय 2। नो, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 7 में। 7 होता हमारा 7 हम कर सकते हैं इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करके। 3.5 लिख सकते हैं हम एज 35/10। अगर इसको करेंगे तो 5 7 जा 7/2। ऑक्सीजन हो गया हमारा 2 × 7/2, डेट इज 7। यहाँ पे सब बैलेंस हो गए। तो बैलेंस करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अगर हम फर्दर देखें हमने अभी पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन। इनको बैलेंस करने की एक ट्रिक है, जो कि ये ट्रिक है। ये ट्रिक बहुत इजी है। अगर इसको हम समझना चाहें, तो हम समझ सकते हैं इसको एज अ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे हम लेते हैं हाइड्रोजन एज वाई, हाइड्रोजन के एटम्स एज वाई और ऑक्सीजन के एटम्स एज एक्स। मान लीजिए कार्बन के एक्स एटम है, हाइड्रोजन के वाई एटम्स हैं, जिनका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के एटम्स के साथ। यहाँ फॉर्म होगा CO2 + H2O। अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे X आता है, यहाँ पे Y आता है, और इस तरफ आता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2X प्लस यहाँ पे Y, और यहाँ करेंगे इधर लेके जाएंगे तो 2X + Y/2। ये हो जाएगा हमारा X + Y/2 के बराबर। तो यहाँ पे आता है X + Y/2, X + Y/2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आता है X + Y/2। ये हमारा सिंपल ट्रिक है, या मान लेते हैं ड्राइव करा है हमने इस हाइड्रोकार्बन्स के कंबशन को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। अब अगर हम आगे देखें, ये हमारी रिएक्शन है। इसी की मदद से अब हम इस रिएक्शन को सीख सकते हैं कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे। हमने सीखा था अभी ये कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। हमने देखा था कि यहाँ पे X है, यहाँ पे भी X लगेगा, यहाँ पे Y है, यहाँ पे भी Y लगेगा। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ पे 1 है, X की जगह 1 है, तो यहाँ भी 1 ही लगेगा। यहाँ Y की जगह 4 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन होता है, अगर इसको ऊपर वाले को हम दोबारा से ट्राई करें बैलेंस करने की, तो यहाँ पे Y/2 आता है, और यहाँ पे हो जाता है X + Y/4। यहाँ पे ये हो जाता है X + Y/4।
2x+y/4। अब इसी को हम कंटिन्यू करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? 2x 2 × 1 प्लस y/4 2/4 1/2 2 + 1/2 डेट इज़ 5/2। यहाँ पे आएगा हमारा 5/2। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? 5 है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? ये 2, ये भी 2, 4 ऑक्सीजन। समथिंग हमने कुछ गलती कर दी है, एक और बार देखते हैं। यहाँ पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। यहाँ पे कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 + 1 के फॉर्म में, हाइड्रोजन 2। अगर इसको हम बैलेंस करें तो कार्बन बैलेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमारा टोटल दे देगा 4/2 हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2, ये 4 हो गया। ये बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन यहाँ पे 2। अगर हम फर्दर पढ़ें, हम आते हैं कि कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। हम इनको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं यूजिंग सिंबल्स। एंड शॉर्ट फॉर्म्स। अगर ये देखें कि सिंबल्स और शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं। सिंबल्स हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए एक केमिकल इक्वेशंस को। अगर हम पहले सिंबल की बात करें तो पहला सिंबल होता है हमारा प्लस हमें बताता है कि रिएक्शन किस किस के बीच में हो रहा है और रिएक्शन हो रहा है। ये फिर हम फर्दर पढ़ते हैं एरो बताता है कि रिएक्शन किस साइड से किस साइड हुआ है, कौन से प्रोडक्ट हैं और कौन से रिएक्टेंट्स हैं। अगर हम फर्दर देखें तो सिंबल्स पढ़ते हैं हम। सिंबल्स जो हैं शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म कैसी जैसे कि सॉलिड, एक्वस, गैस एंड पीपीटी। पीपीटी क्या होती है? पीपीटी इज़ द इंसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो कि किसी भी रिएक्शन के बाद नीचे बीकर होता है उसमें नीचे बैठ जाता है। सॉलिड एस बताता है हमें सॉलिड कि कोई भी रिएक्टेंट सॉलिड है या जो प्रोडक्ट बना है वो सॉलिड है। सिमिलरली एक्वस बताता है हमें लिक्विड या वाटर। जी बताता है हमें गैसियस और पीपीटी बताता है हमें प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड। डेल्टा हमें बताता है हीट प्रोवाइड करी जा रही है, ये बताता है हमारा डेल्टा। अगर इसके बारे में देखें, कहीं भी XYZ ऊपर लिखा हो उसका क्या मतलब है? एक एलिमेंट है, यूज़ करा गया है उसको रिएक्शन में, ताकि रिएक्शन या तो जल्दी हो सके या लेट हो सके, धीरे धीरे हो सके। इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता रिएक्शन पर, नो इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्ट्स और रिएक्शन। ये याद करने की चीज़ है। अगर हम फर्दर पढ़ें तो हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट, सेकंड हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हमारी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। हम पढ़ें अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट या दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में
दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ताकि एक तीसरा एलिमेंट बना सके सी। टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अनदर एलिमेंट टू फॉर्म सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट बनाएंगे। अगर हम फर्दर पढ़ें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हमारा सेकंड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे दो सिंगल एलिमेंट जो डिकम्पोज होता है, टूटता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में। जैसे कि ये CaCO3 के बारे में हम अगर पढ़ें, CaCO3 होता है हमारा लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट। वो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम और CO2 गैस रिलीज़ करता है। यहाँ पे डेल्टा क्या बता रहा है? डेल्टा बता रहा है हमें हीट प्रोवाइड करी जा रही है। इसके 3 टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हमें हीट प्रोवाइड करी जाए। उसका एग्जांपल हमने अभी पढ़ा था CaCO3, जिसको हीट प्रोवाइड करी जा रही थी तो वो CO2 और CaO बना रहा था। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा के रिएक्शन करवाया जाता है और एक सब्सटेंस को उसको तोड़ दिया जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे कि हम देख सकते हैं NaCl को हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई है और वो Na+ और Cl- आयंस में टूट गया है। आयंस क्या होते हैं? आयंस चार्ज स्पीशीज़ होते हैं, मतलब जिन पे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम चार्ज स्पीशीज़ कह सकते हैं और उन्हीं को आयंस कहते हैं। अब अगला टाइप देखें डिकम्पोजिशन का तो फोटोलिटिक। फोटो मतलब लाइट। हम जो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, उसमें पढ़ेंगे कि लीव्स जो होती हैं फोटोन्स की फॉर्म में सनलाइट कैप्चर करती हैं। उसमें फ़ोटो बताता है हमें लाइट मतलब सनलाइट की हेल्प से जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है हमारा Ag मतलब सिल्वर और Br मतलब ब्रोमाइड। Ag ब्रोमाइड जब सनलाइट की प्रेजेंट में डिकम्पोज होता है तो वो फॉर्म करता है Ag सिल्वर जो कि ग्रीन कलर होता है और Br ब्रोमाइड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस एक लेस रिएक्टिव को या हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसमें से हटा देता है कंपाउंड में से। जैसे कि हमें इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। इसकी अगर हम ट्रिक देखें तो ट्रिक है कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाथ क्यों लगी सिल्वर रॉडी गाड़ी। कैटरीना Ka पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, सिल्वर, Ag एंड Au गोल्ड एंड देन प्लेटिनियम। अगर हम इसके किसी एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसकी बात कर सकते हैं जिंक और H2SO4 का रिएक्शन, ये फॉर्म करता है ZnSO4। अगर हम देखें तो जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। अगर जिंक ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है तो जो जिंक है वो डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हम आगे पढ़ें तो हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, जो होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हमने पढ़े थे, चार्ज स्पीशीज होती हैं। उन चार्ज स्पीशीज का जब म्यूचुअल एक्सचेंज होता है मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में, तो वो होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट।
ये दोनों रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म NaNO3 that is sodium nitrate and AgCl2 that is silver chloride। यहाँ पे Cl माइनस आयंस और Cl प्लस आयंस और NO3 माइनस आयंस का एक्सचेंज हो गया है विद Na प्लस आयन Ag माइनस आयंस के साथ। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन जो होता है वो गेन ऑफ H2 होता है एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ कहीं भी आप अगर हाइड्रोजन आता हुआ दिख जाए और ऑक्सीजन जा रहा है तो वो रिडक्शन है, और जहाँ कहीं भी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आ रहा है और हाइड्रोजन जा रहा है तो वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन। अगर इसके बारे में अगर और पढ़ें, रेडॉक्स रिएक्शन होता है यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है। इसकी कुछ टर्म्स और होती हैं, जैसे पेपर में बैलेंसिंग के बाद हमसे पूछ लिया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एग्जांपल देखें तो CuO प्लस H2, ये Cu प्लस H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है Cu से जा रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन हो गया, और H2 पे आ रहा है ऑक्सीजन तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि रिडक्शन जो होता है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीडेशन जो होता है वो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे। जैसे कि यहाँ पे CuO है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम आगे पढ़ें, आगे नोट है एक कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा जो हैं रिएक्टेंट साइड में से होंगे, रिएक्टेंट साइड से ही होंगे, हमेशा वो रिएक्टेंट ही होंगे। जैसे कि यहाँ पे CuO और H2 है, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स। ऑक्सीडेशन हमारे प्राइमरली दो इफ़ेक्ट करता है, जो कि है कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन के बारे में हम अगर पहले पढ़ें तो कोरोजन कहते हैं जब एक मेटल अटैक हो जाता है या उस पर जो मॉइस्चर है और ऑक्सीजन है उसका इफ़ेक्ट पड़ने लगता है तो उसको हम कहते हैं कोरोजन। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में अगर हम देखें तो आयरन पे जो है मॉइस्चर मतलब वाटर लगने के बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और जो रस्ट हो जाता है, जंग लगने लग जाती है। इसको बचा कैसे सकते हैं? प्रिवेंशंस इसके कैसे कर सकते हैं कि जंग ना लगे या ऑक्सीडाइज ना हो मेटल। इसके जो प्रिवेंशन है कि हम किसी भी सब्सटेंस को, मेटल को एयर टाइटली पैक कर सकते हैं। जैसे कि नेल्स जो होते हैं, कीलें होती हैं, उनको किसी हम एयर टाइट कंटेनर में पैक कर सकते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। पेंट कर सकते हैं उन्हों पे ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट ही ना करे पेंट के साथ। ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग से वाटर जो ऑयल होता है वो ऊपर होता है तो वाटर जो है वो उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग 8th क्लास में पढ़ाता है, जहाँ पे हम एक दूसरे मेटल पे लेयरिंग कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन होता है जिंक की कोटिंग करना आयरन पर। अब हम पढ़ते हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी इज़ व्हेन ऑयल एंड फैट्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑयल एंड फैट्स ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। मतलब जब हम कभी भी खुले में सामान छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक अजीब सी बदबू करने लग जाता है और टेस्ट भी उसका अलग हो जाता है। इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब इसके प्रिवेंशंस क्या क्या होते हैं?
अगर हम इसके प्रिवेंशंस देखें तो प्रिवेंशंस, हम जो सब्सटेंस है उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में मतलब ऑक्सीजन जब रिएक्ट ही नहीं करेगी तो एयर टाइट कंटेनर में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। इनर्ट गैसेज मतलब नोबल गैसेज जो होती हैं जैसे कि आर्गन, क्रिप्टॉन, इन तरह की गैसेस के साथ हम पैक कर सकते हैं क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं करती हैं। अब एक नाइट्रोजन गैस है जो हम चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, लेस खाते हैं, इन सब में नाइट्रोजन होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ जो नाइट्रोजन जो है उनको हेल्प करती है ताकि वो लंबे समय तक बिना ऑक्सीडाइज हुए चल सकें। इस वजह से उनकी जो एक्सपायरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक हमारा कॉमनली यूज तरीका है जो सभी घर में यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर का, रेफ्रिजरेशन। वहाँ पे जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं जैसे कि या तो बहुत लो हो 0 डिग्री और उससे कम, या बहुत हाई हो 75 डिग्री या 100 डिग्री, उस टेम्परेचर पे तब रखते हैं तो वहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं वो बन ही नहीं पाते हैं और इसी वजह से ऑक्सीडेशन भी नहीं होता और इसी वजह से रेंसिडिटी भी नहीं होती है। ये हमने पढ़ा था आज। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इसकी सारी रिएक्शन और बैलेंसिंग। थैंक यू।